हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएससी जीएस 1 पेपर 2015 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया है पेपर के लिए, ठीक है। इसको आप एक बार देख सकते हैं। हम लोग मेनली फोकस करेंगे आपका क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें आपका देखिए, इसमें टोटल आपका 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसको आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स ईच। कंटेंट्स ऑफ द आंसर आर मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कंटिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस in that its culture and tradition have been preserved without a break down to the present day। कमेंट मतलब भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है। इस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी आपको, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा वो गूगल में सर्च कीजिएगा और उसका शॉर्ट नोट्स शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स बट ऑल्सो ए फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग। क्रिटिकली इवेलुएट दिस कमेंट। देखिए, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला भी आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन से था आपका, ठीक है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस के बारे में। ये भी आपका कल्चर से क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ कल्चर एंड ट्रेडिशन पूछा है, ठीक है। फिर सेकंड वाला भी आपका आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन है। इसमें आपका मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है, जो कि आपका बताया कि भारत की मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस पर मतलब आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डिफरेंट would have been the achievement of Indian independence without महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई थी, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इस पर आंसर किया जा सकता है आसानी से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है ना, अपसारी देखिए, पहले इंग्लिश में देखते हैं। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजी हैड अ कॉमन गोल ऑफ एमेलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन इलूसिडेट। मतलब अब सारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जो थे का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। इस पर आपको टिप्पणी करना है। ये भी आपको आसान क्वेश्चन है। इस पर आसानी से किया जा सकता है आंसर राइटिंग, ठीक है। इस पर भी अपना व्यू दीजिएगा कि आप इससे क्या समझते हैं, किस तरह मतलब दोनों का एक ही व्यू पॉइंट था, उसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है ना, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स स्ट्रिक्ट टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस। देखिए, ये आपका बेसिकली यहाँ क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या बोला गया ना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता। सही बात, यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। देखिए, जिसे कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ लिया गया है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि वो अगर नहीं रहता तो 3 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। इस पर आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। इसमें हम लोग 1935 एक्ट से बहुत सारे चीज़ को हम लोग अडॉप्ट किए थे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑकर इन इंग्लैंड, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट द प्रेजेंट। मतलब क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों की जीवन गुणवत्ता में चर्चा करने बोला गया है। भारत में वर्तमान में जीव गुणवत्ता के साथ वह किस प्रकार तुलनीय है, इस पर आपको मतलब आंसर राइटिंग करना है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल। हम लोग इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी डिस्कस करेंगे एट द एंड में। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वार। मतलब जर्मनी का वर्ल्ड वार जो दोनों हुआ उस पर जर्मनी का कितना मतलब कि आपका कारण बनने का जिम्मेवार ठहराया गया है, ठीक है। इस पर आपको चर्चा करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जानकारी रखना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जिसका कोई आपको नहीं आता है उसका डायरेक्टली आप गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर बुक्स भी रेफ़र कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ रेफ़र करना है, ठीक है। वहाँ जाके रेफ़र कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स शेयर कीजिएगा, जिससे पर क्वेश्चन में आपका 20-25 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जा रहा है। इसका मतलब आपका 20 टॉपिक्स आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है 8 में, डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ए नेशनल आइडेंटिटी। ये भी आपका बहुत ही अच्छा कल्चर का क्वेश्चन है। भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करने बोला गया है। इसमें एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्य निर्धारित करने भी बोला गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस पर चर्चा करना है। ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें आपका क्या व्यू है कि आपका समालोचना परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या फिर निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। इस पर आपको टिप्पणी करना है, तो ये इस पर आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपका 12.5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शो दैट द सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू वुमेन देन द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल कास्ट। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपका सेक्स रेशियो ट्राइब्स इंडिया में ये ज़्यादा फेवरेबल क्या है ना वुमेन का देन द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल कास्ट से, ठीक है। यहाँ आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाती हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है, ठीक है। तो इस पर आपको चर्चा करना है। तो ये भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आसानी से किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डेकेड। लास्ट 4 डेकेड में आपका लेबर माइग्रेशन के बारे में बताया गया है। बताना है आपको कि उस पर आपको क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उसका क्या कॉन्स हुआ है, क्या प्रोज हुआ है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला है, क्या कारण था जिसके कारण लेबर माइग्रेशन हुआ है, इसको यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आंसर राइटिंग में आप पॉइंट वाइज आंसर लिखने का और नीट एंड क्लीन लिखने का। डायग्राम पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बनाइएगा, ठीक है। मेनली पॉइंट वाइज लिखिएगा, वो सबसे बेटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है ना, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। मतलब ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इस पर आपको लिखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इस पर आपका क्या व्यू है, आप किस तरह इसको पॉजिटिव वे में सोचते हैं और नेगेटिव वे में, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ना, डिबेट द इशू वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर एसर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मतलब इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान एसर्शन के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर एसर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस पर आपको
टिप्पणी करना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी में, ये पेपर हमको बहुत अच्छा लगा जिसमें आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 14 में ना, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट फिशिंग एंड नेविगेशन। ये रीजनल क्लाइमेट फिशिंग और नेविगेशन में किस तरह आपको इन्फ्लुएंस करता है, इस पर भी चर्चा करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फैक्टर्स याद रखना है, ये फिर अपने से किया जा सकता है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन 15 में क्या है ना, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर द 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री बट द एयर पोल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली एज कम्पेयर टू द अदर 2, व्हाई इट इज सो। ठीक है, देखिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये तीनों आपका मेगा सिटी है देश का, लेकिन एयर पोल्यूशन के मामले में आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्यों है, आप इसके लिए क्या समझते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है ना, इंडिया इज़ वेल इंडोर्ड with fresh water resources, critically examine why is still suffers from water scarcity। ठीक है, तो भारत जल फ्रेश वाटर संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। ठीक है, तो क्या कारण है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोन एरिया हैं जहाँ पर जो कि आपका फ्रेश वाटर जहाँ अवेलेबल है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ से मतलब कैरी करना मुश्किल है, जिसके कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें अपना आपको जो अपना व्यू है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर रीचिंग द लिमिट ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म, क्रिटिकली एवेल्यूएट। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं, इस पर मूल्यांकन करने बोला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में सबसे अच्छा सब क्वेश्चन बहुत अच्छा से सेट किया गया है कि ताकि सब आंसर लिख सके। अब कौन आंसर को बेटर लिखता है उसके बेसिस पर फिर मतलब इवेल्युएट किया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है ना, हाउ फार डू यू एग्री दैट द बिहेवियर ऑफ द इंडियन मानसून हैज़ बीन चेंजिंग ड्यू टू द ह्यूमनाइजेशन लैंडस्केप। मतलब आप कहाँ तक सहमत है कि मानविककारी दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता है, चर्चा करने बोल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आंसर किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी इन इंडिया कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज। स्मार्ट सिटी आपका सस्टेन नहीं कर सकता बिना स्मार्ट विलेज के। इस पर डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ द रूरल अर्बनाइजेशन इंटीग्रेशन। भारत में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा करने बोला है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक होते हैं, डेवलपमेंट के लिए सभी आपका जिम्मेवार होते हैं। अगला क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी एंड इज इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, कि उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व है और उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, तो अगर हम ये आपका 2015 का GS1 का पेपर हो गया। अब हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसा आपका डिफ़िकल्टी लेवल है। तो जैसे कि पहला वाला था एंशिएंट सिविलाइजेशन कल्चर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। सेकंड वाला भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। थर्ड वाला आपका इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, ये आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के बारे में जो बताया गया है, इन दोनों का सेम अप्रोच। ठीक है, सेम टारगेट था, डिफरेंट अप्रोच था, लेकिन फिर भी ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, ये भी आसानी से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ है, देखिए ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जर्मनी में आपका क्यों रिस्पॉन्सिबल बताया गया है कि दोनों वर्ल्ड वार के लिए, ये भी आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ल्ड वार
के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा फैक्टर है। अगला आपका डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट, इसके बारे में जो पूछा गया था नेशनल आइडेंटिटी के, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी, ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको सिर्फ अपना व्यू पॉइंट दिया हुआ देना है, वो तो इजी क्वेश्चन है। ये सेक्स रेशियो, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। फिर लेबर माइग्रेशन, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपका इजी क्वेश्चन है। 13 में आपका इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब कि आप वो चीज़ मिस मत कीजिएगा कि इजी क्वेश्चन था फिर भी आप नहीं सके। अगर नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, डायरेक्टली तुरंत गूगल में सर्च कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको ध्यान में रखिए जिसमें क्या क्या हुआ था। फिर आपको भी 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट बाद आप भी बोलिएगा जी हाँ आ रहा है। डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड एनिहिलेशन, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। मुंबई दिल्ली, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर रिसोर्स, ये इजी क्वेश्चन था। जम्मू कश्मीर हिमाचल, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर स्मार्ट सिटी, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर 20 में डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको आसानी से मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 2015 का पेपर हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016 के पेपर के बारे में, GS1 का। थैंक्स, बाय।